आज भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है। बिल के तमाम सेक्शंस को अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मोटा माटी अगर हम बात करें तो आज सिर्फ इतना ही है। पहली चीज, एमएसपी से इस बिल का कोई लेना देना है नहीं, एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फ्री किया गया है कि आप चाहें तो अपना माल खेत में बेच सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर बेच सकते हैं, आप चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं। प्राइवेट एंटिटीज इसमें आ गए हैं, तमाम तरह की चीजें उसमें दी गई है। और 2009 से 2014 तक एमएसपी पर जो पैसा गया है वो गया है 200.76 करोड़, जो टोटल उन्होंने एमएसपी दिया था। कांग्रेस ने अपने 5 साल के टेन्योर में 2009 से 2014 तक और 2014 से 2019 तक इस एनडीए सरकार ने जो टोटल पैसा एमएसपी पे खर्च किया है वो 700 करोड़ है, यानी कि उनसे 500 करोड़ ज्यादा। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरीके से बातें उठ रही हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि बीजेपी के द्वारा जो कृषि बिल आया वो गलत है। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम इस चीज की बात करते हैं तो यह मुद्दा बहुत डीप है। आपको 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखना चाहिए। आप जाकर वहां पर देखेंगे कि वहां पर उन्होंने पहले ही एपीएमसी और मंडियों को लेकर वो तमाम तरह की स्टेटमेंट दी हुई हैं। लोकसभा के पटल पर भी कपिल सिब्बल सर लेकर तमाम वो नेता हैं जिन्होंने ये कहा है कि इसके सुधार होने की जरूरत है। मंडी में दलालों का एक बहुत ज्यादा घनत्व बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इन कानूनों में सुधार की जरूरत है। वो सारी चीजें वहां पर कही गई हैं। उस समय वो बिल नहीं आ पाया किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि दलालों के सामने कांग्रेस झुक गई और वो बिल नहीं लेकर आ पाई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है। बिल के तमाम सेक्शंस को अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मोटा माटी अगर हम बात करें तो आज सिर्फ इतना ही है। पहली चीज, एमएसपी से इस बिल का कोई लेना देना है नहीं, एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फ्री किया गया है कि आप चाहें तो अपना माल खेत में बेच सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर बेच सकते हैं, आप चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं। प्राइवेट एंटिटीज इसमें आ गए हैं, तमाम तरह की चीजें उसमें दी गई है। और लोगों ने कहा है कि किसान जो है बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। बहुत सीधी बात है कि पहले हरियाणा में और राजस्थान में क्या होता था कि खास तौर पर अगर हम 5 स्टार्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे जो किसानों की चीजें हैं, जैसे वो गेहूं हुआ, जैसे वो चावल हुए, इन चीजों की सप्लाई होती थी। जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो उनसे आलू बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लेती थी। और क्या होता था कि अगर वो क्वांटिटी पूरी नहीं कर पाए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो उनको इसके ऊपर जो है जमीन की दिक्कत आती थी या उन कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना पड़ता था। इस कॉन्ट्रैक्ट में जब यह कानून आया है, इस कृषि कानून में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी से करते हैं, उस कंडीशन के दौरान अगर उस खेत में उतनी प्रोडक्शन नहीं होती जितने की कमिटमेंट हुई थी तो भी कानूनी तौर पर वो कंपनी उससे ना ही तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना मर्जी के एक्सटेंड करा सकती है और ना ही तो चाहे वो उसका खेत ले सकती है, जिस तरह की एक मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एमएसपी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एमएसपी चलता आ रहा है, चलता चलेगा, चलता आगे जाएगा। हां, बहुत सारे जो दलाल हैं, जो मंडी में क्या होता था, मंडी एक नेक्सस है, वो वहां के लोकल नेताओं का, वहां की पार्टी का जो पावरफुल है, उन सभी का मिला जुला मंडी एक मिश्रण है, जिसमें वहां के दलाल, वहां के पावरफुल लोग, वहां के मिनिस्टर्स मिलकर, वहां के जो तमाम लोग हैं वो उसको होल्ड करते थे। किसान क्या करता था, तमाम जगहों से दूर से उठकर मंडी में जाकर अपना सामान बेचने के लिए गया तो क्या होता था, वो एक जगह गया, दूसरी जगह गया, मिलकर उसको इंसिस्ट कर दिया जाता कि आपको इसी रेट पर सामान बेचना पड़ेगा। अब जो किसान है, छोटा किसान है, 10, 20, 50 बीघे वाला किसान है, उसको ये इतना चीजें फोर्स करी जाएंगी। दूसरी तरफ अगर वो जाता था, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मानिए कि उसको व्यक्ति को हरियाणा से निकलकर दिल्ली जाना था तो दिल्ली उसको जाने नहीं दिया जाना होता था। खेत से निकलते इंस्पेक्टर आता था और कहता था कि आप टैक्स की चोरी करने की वजह से स्टेट बदल रहे हो, आप चले जाइए। 2019 से पहले 10 से ज्यादा एग्जाम्पल्स का मैं गवाह हूं जहां पर उनको पकड़ा गया, उन पर छापा मारा गया और उनको कहा गया कि आप नहीं जा सकते, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। लोग किस तरह से रातों रात खेतों खेत निकाल कर लोगों को लेकर जाते थे अपना। बिल्कुल, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये लेकर कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों को बरगलाया जा रहा है, जिन्होंने आज तक किसानों को छल कपट किया, उनके साथ आज वो किसानों को बरगला रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अब कई सारे ग्रुप हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको कहूं कि मुझे आपसे बात करनी है, आपने कहा कि ठीक है बात करते हैं। एक बार बात करी, विफल हो गई, दूसरी बार बात करी, विफल हो गई, तीसरी बार सरकार ने कहा कि चलो फिर से आके बात करते हैं। उसी दौरान में सारे किसान यहां पर आ जाते हैं। खैर, आ गए, उनका अधिकार है, हर किसी का इस देश में आपका जो है अधिकार है आंदोलन करने का। लेकिन अब आंदोलन के लिए क्या चीज है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग नेता हैं। एक तरफ वीएम सिंह चल रहे हैं, एक तरफ वामपंथ से योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर अपना ग्रुप बनाकर बैठी हैं। सरकार ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, निरंकारी ग्राउंड आ जाइए, वहां पर जैसे ही आप इकट्ठे हो जाएंगे एक डेलीगेशन बनाकर हम बात करेंगे किसानों से।
क्या हुआ, उस बात मांग को ठुकरा दिया गया क्योंकि वजह है, मेधा पाटकर को चाहिए कि उसकी रेपुटेशन बढ़े, सरकार उससे बात करे, वो अपना एक ग्रुप लेकर बैठी हुई है। इसके अलावा योगेंद्र यादव एक ग्रुप अपना लेकर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उससे सरकार आकर बात करे। वीएम सिंह से चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे से कोई आकर बात करे। तमाम चौथे नेता तेजिंदर से लेकर तमाम कितने सारे लोग हैं जो आकर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पंजाब से हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, वो आकर कहते हैं कि हमसे लड़ें। उसी ग्रुप में एक प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमसे आकर बात करे सरकार। कोई भी आगे आना नहीं चाहता, कोई भी इकट्ठा होना नहीं चाहता और कोई भी इकट्ठा होकर बात नहीं करना चाहता। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कौन गारंटी देगा कि सरकार एक एंटिटी से किसी एक पर्टिकुलर नेता से उठाकर बात कर ले और बात करने के बाद इस चीज की गारंटी है कि सारी चीजें मांगी जाए? बात करने के लिए तो कोई यहां पर है ही नहीं ना। अगर आपको बात करनी थी, आप सारे इकट्ठे हो जाइए, बात करिए, डेलीगेशन बनाइए, 4-5 जो नेता जो भी बड़े हैं, बात कीजिए। बात करने के बाद जो भी तमाम चीजों पर डिस्कशन होगी, उसके बाद चीजों को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन यहां पर किसानों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है, अपनी राजनीति चमकाई जा रही है, अपने आप को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सरकार मेरे पास आए। हर एक नेता चाहता है मेरे पास आए, योगेंद्र यादव चाहते हैं मेरे पास आए, मेधा पाटकर चाहते हैं मेरे पास आए, और तमाम नेता चाहते हैं मेरे पास आए। पंजाब का जो एक गैंग है जो कांग्रेस से समर्थित है, वो चाहते हैं मेरे पास आए। लेकिन इकट्ठा कोई भी नहीं बैठे हैं। कुछ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कुछ निरंकारी बैठे हुए हैं, कहीं बीच में सड़क पर बैठे हुए हैं, कोई जींद में बैठे हुए हैं। एक चीज बताइए ना, आज तक इस दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति ने, जो डेजिग्नेटेड व्यक्ति है, कोई भी हो, XYZ, मैं पूरी दुनिया के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, उस आदमी ने कभी 1 लाख आदमियों से जाकर बात करी है क्या? आप 1 लाख आदमियों से बात कर सकती हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कर सकता है क्या? 1 लाख आदमियों से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख आदमी अगर एक क्वेरी भी रखेगा तो 1 लाख क्वेरीज होंगी और कोई भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं पहुंचेगा। इस दुनिया में बॉस सिस्टम और नेता सिस्टम क्यों है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2.5-3 लाख वोटों पर एक विधायक बनता है, 4-5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद बन सकता है, ताकि वो वहां से अपनी आवाज उठाकर संसद में जाए और संसद में उठाए। संसद में वो उठाता है, उसके मुद्दों का निस्तारण होता है। फर्ज कीजिए 5 के 5 लाख लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठकर राज्यसभा में पहुंच जाए, तो वो कभी काम हो पाएगा? कोई बिल पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। यहां पर मामला सिर्फ इतना था, सरकार चाहती थी कि आप इकट्ठे हों, आपके जो भी नेता हैं एक डेलीगेशन बनाएं और वो सरकार से बात करें, क्योंकि 1 लाख लोगों से या 50,000 लोगों से या 10,000 लोगों से बात नहीं की जा सकती। कॉर्पोरेट कल्चर में भी क्या होता है, 5 लोगों की टीम है, उसके ऊपर एक बॉस होता है, फिर 5 लोगों की टीम है, फिर उसके ऊपर एक बॉस होता है, 5 टीम के 5 बॉस, उनके ऊपर फिर एक बॉस होता है, फिर उसके ऊपर एक बॉस होता है। इसी तरह से कम्युनिकेट करके चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं और लोगों की बेहतरी के लिए बात करके डिसीजन लिया जाता है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ वीडियो इस तरीके की भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन दिल्ली में बैठा है। तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें ऐसी भी चीजें निकल कर आ रही हैं जिसमें कि जो किसान है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नारे सिर्फ इतने नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, भिंडरावाला वॉज नॉट अ टेररिस्ट, उस समय पे भिंडरावाला टेररिस्ट नहीं था, ही वॉज फाइटिंग फॉर द ट्रूथ। इसके अलावा खालिस्तान जिंदाबाद, इसके अलावा 370 वापस लाइए, इसके अलावा इमरान खान दुश्मन नहीं है, दिल्ली में बैठा है हमारा दुश्मन। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं भी किसान हूं और मैं किसान ही हूं और हर तरीके से इस चीज को बता सकता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस चीज में इमरान खान, 370, खालिस्तान और भिंडरावाले, ये तमाम लोग कहां से निकल कर आ रहे हैं? जब किसी ने इस बात को पूछा तो लोगों ने कहा और उनके नेताओं ने कहा कि नहीं, हम इस बात की निंदा करते हैं और सरकार इस पर कार्रवाई करे। कल उठाकर 50 किसानों में से अगर किसी एक व्यक्ति को, जिसने ऐसे नारे लगाए हैं, इसको उठाकर अगर सरकार लाएगी, तो आपको नहीं लगता कि यही किसान वहीं पर बसें जलाना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि ये देखिए पुलिस किसान को उठाकर ले गई? अपने बीच में बैठे हुए एक व्यक्ति को, जिसने इस देश के खिलाफ नारा लगाया, देश के आतंकवादियों के साथ नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए अलग घातक नारा लगाया और एक आतंकवादी को ईमानदार बताकर नारा लगाया, अपने आप निकालकर आपने उसको क्यों पुलिस स्टेशन में नहीं दे दिया? वो कहते हैं पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस आकर उठाएगी तो फिर आप कहोगे कि पुलिस अत्याचार कर रही है, जैसे तमाम पिछले उस चीजों में रहा है। 370 की तरह एक जैसे कि आपने देखा होगा किस तरह से 370 के बाद ये तमाम जो NTCA पर जो ड्रामा हुआ था, उसी तरह की चीजें हुई हैं। एक और बात जो लगातार कही गई है और लगातार कहा है कि हम तो दिल्ली को चोक करेंगे, दिल्ली को बंद करेंगे, दिल्ली का खाना पानी बंद करेंगे, दिल्ली में तब इनको अकल आएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, आप किससे न्याय मांग रहे हैं? जनता से या नेताओं से? जनता को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? जब आपको वहां बैठने के लिए कहा गया, इस देश में धरनों का कॉन्सेप्ट इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। चौरी चौरा में 1922 में एक जगह गोली चल गई थी, सत्याग्रह आंदोलन था। शायद गांधी जी अगर उसको उस समय सस्पेंड नहीं करते तो हमें आजादी बहुत जल्दी मिल सकती थी, लेकिन बावजूद वो हिंसा के समर्थक नहीं थे, तो उन्होंने वो सारा जो आंदोलन था, असहाय आंदोलन, उसको वापस ले लिया था, क्योंकि वो अहिंसा नहीं चाहते थे।
आज आप इस देश की जनता को परेशान कर रहे हो। एक चीज बताइए, दिल्ली का जो खाना पानी बंद कर रहे हो, दिल्ली के खाना पानी वाले ने कौन सा आपको रोक दिया? कौन से पंजाब से किसी आए हुए व्यक्ति को दिल्ली के लोग जो है बुरा मानते हैं या फिर उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, लेकिन आप वहां लोगों को परेशान कर रहे हैं। एजेंडा अपनी मांगों को लेकर बात करना होना चाहिए, एजेंडा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एजेंडा पॉलिटिकल ड्रिवन नहीं होना चाहिए। एक चीज बताइए, अगर हम खास तौर पर बात करें गेहूं की, 34% से ज्यादा तो गेहूं जो है यूपी उत्पाद करता है। आप मुझे बताइए, 31% के करीब मेरा ख्याल है यूपी उत्पाद करता है, 17% हरियाणा करता है, उसके अलावा राजस्थान करता है, पंजाब करता है। क्या पंजाब को ही अकेले दर्द है? एपीएमसी मंडियां तो है ही नहीं रेस स्टेट के देश के 2 स्टेट्स में, बिहार है और एक और स्टेट है उड़ीसा, वहां पर एपीएमसी मंडियां ही नहीं है। तो क्या वहां गेहूं नहीं बिक रहा? तो क्या वहां पर किसानों को फायदा नहीं हो रहा? तो क्या वहां किसानों की जिंदगी नहीं चल रही? लेकिन यहां पर मुद्दा एपीएमसी मंडियां नहीं है, यहां पर मुद्दा दलाली है, दलालों की प्रॉब्लम है। यहां पर मुद्दा कुछ और है, यहां पर मुद्दा पॉलिटिकल वेंडेटा है। यहां पर मुद्दा कि चलो 370 से देश डिस्टर्ब नहीं हुआ, 3 तलाक से नहीं हुआ, लव जिहाद के कानून से नहीं हुआ, ठीक है, एनटीसीए में भी किसी तरह से सरकार ने मेंटेन सारी चीजें कर ली, तो अब उसको बदल कर दूसरे रीपैकेज करके लाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहता ये किसान नहीं है, मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहता कि वो देशद्रोही हैं, बिल्कुल नहीं है। उनकी मांगे हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, कानून के अधिकार में, इस संविधान में सभी को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं। और जब सरकार कह रही है बात करना है तो बात कीजिए ना। आप मुझे एक चीज बताइए, वो उनसे जो भी कोई बात करता है सिर्फ ये कहते हैं कि सुनिए जी, हमें बात करनी ही नहीं है, हमें तो बस अपनी मांग मंगवानी है। क्या बात कर रहे हैं? अपने पिताजी से जाकर कह दे कोई भी, या अपने किसी नॉर्मल आदमी, अपने बॉस से जाकर कह दे, अपने किसी से भी जाकर कह दे, सुनो जी तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। घूमते हुए झापड़ लगेगा आपको। बात करने से ही तमाम तरह के सॉल्यूशंस जो है निकलते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्युनिकेशन होना बेहद अनिवार्य है। मैं कहता हूं किसी भी चीज में सुधार की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे शायद चीजों में टाइम लगता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वो चीजें बदलती जरूर है। इसी कृषि कानून को पहले कांग्रेस लाने वाली थी, और अब जब कानून आ चुका है, पास हो चुका है, तो उसके बाद राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि जय किसान, जय जवान, जय किसान का नारा देने वाले आज किसानों को पिटवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि उनके ज़माने में बाबा टिकैत को किस तरह से बुरा हाल किया गया था, किस तरह से लहूलुहान कर दिया गया था, किसानों के क्या हाल होते थे, वो मुझे उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। 2009 से 2014 तक एमएसपी पर जो पैसा गया है वो गया है 200.76 करोड़, जो टोटल उन्होंने एमएसपी दिया था। कांग्रेस ने अपने 5 साल के टेन्योर में 2009 से 2014 तक और 2014 से 2019 तक इस एनडीए सरकार ने जो टोटल पैसा एमएसपी पे खर्च किया है वो 700 करोड़ है, यानी कि उनसे 500 करोड़ ज्यादा जो सरकार। एक चीज बताइए, मैं छोटा सा सवाल है, आजादी से आज तक, आज 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, किसी किसान के अकाउंट में आज तक किसी सरकार ने चवन्नी भेजी है क्या? 6000 इस सरकार ने भेजी, 6000 हमने भेजे, 500 करोड़ एमएसपी हमने ज्यादा दी, फसलों को बढ़ाने के लिए चीजें हमने ज्यादा करी, आपको समर्थन आगे हमने दिया, उज्ज्वला से लेकर तमाम फैसिलिटीज हमने आपको देने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं सुधार हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस तरह से चीजें करें। अधिकार सबको है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं, और सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। अगर बात होगी तो अपने आप ही चीजें हल होंगी, और अगर बात नहीं होगी तो कृपया करके दिल्ली को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली का नागरिक भी टैक्स देता है, वो भी यहीं पर रहता है। आप बार बार कोई भी, कभी कोई सड़क बंद करके बैठ जाता है शाहीन बाग की तरफ, कभी कोई मुजफ्फराबाद में बैठ जाता है, कभी कोई सिंगू बॉर्डर में बैठ जाता है, कभी कोई कहीं और बैठ जाता है, कभी जेएनयू बंद हो जाता है, कभी विवेकानंद यूनिवर्सिटी की बात उठने लगती है। तमाम जगह, हर जगह दिल्ली को ही बंद करना है क्या? आपके स्टेट में जाकर आपके घर के दरवाजे के सामने 100 लोग लेकर मैं बैठ जाऊं तो कैसा महसूस होगा आपको? कृपया करके जो इस देश में और इस दिल्ली में खासतौर पर रहते हैं वो भी टैक्स पेयर्स हैं, उनको बख्शें।